Hello everyone, welcome back to Study in Your channel, and today we are going to discuss about chapter 3 of class 7 geography. Okay, so in this chapter we will discuss about the various concept of geomorphology, how our landscape formed और कौन कौन से फोर्सेस हमारे अर्थ पे लगते हैं। तो आइए सबसे पहले लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड रहती हैं। मान लीजिए लिथोस्फीयर है और ये लिथोस्फीयर इस तरीके से डिवाइड है वेरियस प्लेट्स में, और जो ये प्लेट्स होती हैं ये हमेशा मूविंग कंडीशन में रहते हैं ड्यू टू द मोल्टन मैग्मा बिलो दीज प्लेट्स। ओके, इन प्लेट्स के नीचे जो मोल्टन लिक्विड मैग्मा होता है इनके ऊपर ये जो प्लेट्स हैं ये फ्लोट करती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये लिथोस्फीरिक्स है, लिथोस्फीयर प्लेट्स हैं, ये हमेशा मूविंग कंडीशन में रहती हैं और जिनके जो मूवमेंट है बहुत ही स्लो होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। सो नाउ हम देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस अर्थ पे लगते हैं। बेसिकली दो तरीके के फोर्सेस लगते हैं जिन्हें कि हम एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एंडोजेनिक फोर्स की कि एंडोजेनिक फोर्स हम किसे कहते हैं। जो इंटीरियर ऑफ अर्थ से जो फोर्सेस लग रहे हैं हम उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे, एंड द फोर्स डेट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ उन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये फ्लैटन सरफेस है और फ्लैटन सरफेस के नीचे से कोई फोर्स लग रहा है तो उसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे। तो जब अर्थ की सरफेस पे नीचे से कोई फोर्स लगा है तो ये पर्टिकुलर जो लैंडस्केप होगा ये अपलिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से लैंड फॉर्म बनेगा। नाउ अब एक्सोजेनिक फोर्स इस पर्टिकुलर लैंड फॉर्म पे लगेगा। तो इस सपोज ये लैंड फॉर्म पे जो फोर्स लग रहा है वो वेदरिंग और इरोजन हो रहा है, तो जो ये लैंडस्केप है ये इसकी जो हाइट होगी वो घट जाएगी और इस तरीके से अलग अलग लैंड फॉर्म हमारे बनते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर फोर्स के कारण हमारे जो लैंडस्केप है अर्थ पे वो फॉर्म होते हैं लैंड फॉर्म। ओके, तो अर्थ मूवमेंट की बात करेंगे। अर्थ मूवमेंट में देखिए इस तरीके से डिवाइडेड है एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। ओके, तो एंडोजेनिक फोर्स है वो दो पार्टों में डिवाइडेड है जिन्हें हम सडन फोर्स या डायस्ट्रोपिक फोर्स कहते हैं। सबसे पहले डायस्ट्रोपिक फोर्स के बारे में बता देता हूँ। ये डायस्ट्रोपिक फोर्स से सीधे आप ये समझिए कि जो स्लो फोर्सेस लग रहे हैं अर्थ पे उन्हें ही हम डायस्ट्रोपिक फोर्स कहते हैं, और इनके कारण ही जो लैंडस्केप फॉर्म होते हैं या कह सकते हैं हमारे माउंटेन फॉर्म होते हैं। इस तरीके से हम सडन फोर्स की बात करेंगे। सडन फोर्स में जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्केप, ये ऐसे फोर्सेस हैं जो इमीडिएटली लगते हैं, सडन लगते हैं, या हम कह सकते हैं कि बहुत रैपिडली लगते हैं। ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन कि एक्सोजेनिक फोर्सेस किसे कहते हैं। एरोजनल एंड डिपोजिशनल, जो इरोजन एंड डिपोजिशन होता है वेरियस लैंडस्केप का, यही एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। और इन एक्सोजेनिक फोर्सेस के जो एजेंट है जैसे कि रिवर हो गया, विंड हो गया, सी वेव्स हो गया एंड ग्लेशियर्स हो गए। ओके, इनके कारण क्या वेरियस लैंडफॉर्म्स हमें मिलते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सडन फोर्सेस में पढ़ेंगे कि वॉल्केनो और अर्थक्वेक किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम वोल्केनो की बात करेंगे कि वोल्केनो किसे कहते हैं। मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे ये अर्थ क्रस्ट है। ओके, और अर्थ क्रस्ट में एक वेंट होता है। वेंट मतलब एक ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है देखिए, वेंट होती है, ये ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग से जो ये मैग्मा है अर्थ सरफेस, ये मेंटल में ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, इरप्ट हो जाते हैं, सडनली इरप्ट हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं वोल्केनो। ओके, तो अब आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ये वेरियस पार्ट है मैग्मा के। ओके, यहाँ पे एक दो चीज़ है, यहाँ एक मैग्मा होता है, एक लावा होता है। देखिए जो मैग्मा होता है जब ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता है तो हम इसे मैग्मा कहते हैं, और यही चीज़ जब अर्थ सरफेस पे आ जाती है तो हम इसे लावा कहते हैं। ठीक है, क्रेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है हम ये पर्टिकुलर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, जहाँ पे इनको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर हम अर्थक्वेक की बात करते हैं कि अर्थक्वेक किसे कहते हैं। देखिए अर्थक्वेक क्या होता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है वो हमेशा मूव्स करती रहती हैं, और कभी कभी इन दोनों जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं ये आपस में क्या हो जाती हैं, टकरा जाती हैं, इनके बीच में फ्रिक्शन लगता है, और इस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। और जब ये वाइब्रेशन ट्रेवल करते हैं ऑल राउंड द अर्थ तो इस वाइब्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ओके, तो अब मैं एक आपसे डायग्राम से समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये अर्थक्वेक होती है। ठीक है, देखिए जहाँ जिस पर्टिकुलर जगह से ये देखिए ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स है। ओके, मान लीजिए ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये दोनों प्लेट्स हैं आपस में टकरा रही हैं, और इनके बीच के फ्रिक्शन के कारण जो वाइब्रेशन पैदा हो रही है, ठीक है, उस वाइब्रेशन को जब हम नापते हैं सिस्मोग्राफ से, जो सिस्मिक वेव्स है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ओके, तो जिस पर्टिकुलर एरिया से ये अर्थक्वेक इनिशिएट हो रही है हम उसे
फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर कहेंगे। ओके, ये दोनों चीज़ एक ही हैं। इसके ठीक परपेंडिकुलरली सरफेस पे एपिसेंटर होता है। ओके, इसको हम एपिसेंटर कहेंगे। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो ये इस तरीके से दिखाई गई हैं, इन्हें हम सेस्मिक वेव कहेंगे, जिन्हें हम सिस्मोग्राफ्स पे नापते हैं और हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से ये वेव्स वाइब्रेट हो रही हैं। तो जो रिएक्टर स्केल होता है, उस रिएक्टर स्केल में हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड नापते हैं उस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का। ओके, तो ये यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें लिखी गई है मैंने आपको डायग्राम से समझा दी है। बस आपको ये चीज़ समझानी है कि एपिसेंटर के अराउंड ज़्यादा इंटेंसिटी होगी अर्थक्वेक की, और एपिसेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे जो स्ट्रेंथ होगी अर्थक्वेक की वो डिक्रीज होती जाएगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, एपिसेंटर ये है, और इससे जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे जो स्ट्रेंथ होगी अर्थक्वेक की वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा दी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि लैंडस्केप किस तरीके से वेयर अवे होते हैं हमारे। तो दो चीज़ हैं, वेदरिंग होती है, एक इरोजन होते हैं। तो सबसे पहले वेदरिंग किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी जब रॉक सरफेस जो रॉक होता है वो ब्रोकन हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं। वहीं जो इरोजन होता है, इरोजन में क्या होता है, जो वियर अवे ऑफ लैंडस्केप होता है, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट एजेंट जैसे कि वाटर, विंड एंड आइस के कारण, उससे हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई ये कोई लैंड है। ओके, इस तरीके से जब इस पर क्या होगा, इरोजन होगा, तो ये जो लैंडस्केप है ये इसकी हाइट इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ये वियर ऑफ हो गया, ठीक है, लैंडस्केप। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। ओके, अब क्या होता है कि जो इरोडेड मटेरियल है ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं जैसे वाटर, विंड, इनसे, उसके बाद ये डिपोजिट हो जाते हैं। ओके, और इस प्रोसेस में क्या होता है, इरोजन एंड डिपोजिशन के कारण क्या होता है, हमारे वेरियस लैंड फॉर्म बनते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले रिवर किस तरीके से वर्क करते हैं, रिवर के कारण कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वाटरफॉल की बात की है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पे रिवर चलेगी तो रिवर क्या करेगी, उस पर्टिकुलर सरफेस को इरोड करेगी। ओके, और उसके सपोज अगर कोई स्टीप सरफेस आ गया है, ठीक है, हार्ड रॉक का स्टीप सरफेस आ गया है जिसमें कि जो वाटर है वो बिल्कुल टंबल हो रहा है या हम करेंगे डाउनफॉल हो रहा है सडनली, तो वो एक वाटरफॉल का रूप ले लेगी। तो ये देखिए, पहले तो ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे चल रहा था, फिर जो ये हार्ड रॉक है ये स्टीपली टंबल हो रहा है, ये हम डाउनफॉल कहेंगे, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, वाटरफॉल कहेंगे। ओके, सो नाउ देखते हैं हम मिएंडर्स किसके कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। देखिए, जो मिएंडर्स है इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं फिर भी समझ में नहीं आता। तो मैं आज आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें समझा लूँगा। देखिए, सबसे पहले जो रिवर्स होती हैं वो ऑरिजिनेट होती है हमारे माउंटेन से। माउंटेन्स के बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो ये फिर प्लेन्स पे आ जाती हैं। ओके, तो प्लेन्स पे क्या होता है कि जो रिवर है वो ट्विस्ट करती है और टर्न करती है, ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारे बेंड्स बनाती हैं जिसे कि हम मिएंडर्स कहते हैं। ये इस तरीके से ये मिएंडर्स बनाती है जब ये प्लेन्स पे आती है, इसका मतलब ये टर्न हो रही है। ओके, अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर वाटर यहाँ पे फॉल होगा तो ये यहाँ पे इरोजन होगा, तो ये इरोजन पर्टिकुलर इस सरफेस पे लेके आएगा फिर। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पे डिपोजिशन, इस पर्टिकुलर जगह पे इरोजन हो रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे डिपोजिशन हो रहा है, फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहेगी इन बैंड्स के अराउंड। ओके, तो जब यहाँ पे डिपोजिशन होगा तो ये जो वाटर होगा ये कुछ इस तरीके से अब इस अपना कोर्स इस तरीके से फ्लो करेगा। यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर जगह पे इरोजन हो रहा है तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब ये आप समझ रहे होंगे किस तरीके से ये मिएंडरिंग बनने हैं। ओके, अब इस तरीके से कंटिन्यूस जब इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा अलोंग द साइड ऑफ मिएंडर। अलोंग द साइड ऑफ मिएंडर का मतलब है कि इन साइड पे इस तरीके ऐसे साइड्स पे जब इरोजन एंड डिपोजिशन, ये इरोजन एंड डिपोजिशन कंटिन्यूस होता रहता है, कंटिन्यूस होता रहता है, तो लूप कम क्लोजर, ठीक है, तो जो लूप है वो क्लोजर आते हैं, क्लोजर एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो मिएंडरिंग लूप्स हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़िए द एंड, देखिए क्या लिखा है कि ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ मिएंडर्स द एंड ऑफ मिएंडरिंग लूप्स या मिएंडर लूप। तो एंड ऑफ मिएंडर लूप किसे कहेंगे, देखिए ये लूप्स हैं, हम कह सकते हैं ये लूप्स हैं, ये इस तरीके से अपने कोर्स को चेंज कर लेगा
और इनको ही लूप्स कहा गया है। ओके यहाँ पे, और इसी इसके एंड हो गए लूप्स के, ठीक है। ये लूप्स हैं और ये लूप्स के एंड है। तो ये इस तरीके से आपस में क्लोज आते रहेंगे। ये इस तरीके से जो ये लूप बन रहा है ये आपस में क्लोज आते रहेंगे, ठीक है। अब ये किस तरीके से क्लोज आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरीके से क्लोज आते रहेंगे, ठीक है। और ये पूरे क्लोज आ गए, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर जगह पे वाटर भर गए और ये पर्टिकुलर, अब ये जो ये बन रहा है ये लूप, ये आपस में कट ऑफ, ये अब टोटली कट ऑफ हो जाएगा और कट ऑफ होके ये डिटैच हो जाएगा, ठीक है। और जो कि ऑक्सबो लेक बनाएगा। ओके, तो यही जो ये बन रहे हैं इस तरीके से, ये लूप की जो एंड है वो जैसे जैसे क्लोज आ रहे हैं और उसके बाद कट ऑफ हो जाएंगे, तो कट ऑफ होगी ये पूरा अलग हो जाएंगे, तो ये बनाएंगे ऑक्सबो लेक। ओके, तो इनको ही हम क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक कहेंगे। तो अब आपने मीएंडर को समझ लिया होगा कि पहले मीएंडर बनते हैं और जिस तरीके से लूप्स हैं मीएंडर्स के, वो जैसे जैसे क्लोज आते रहते हैं, क्लोज आते रहते हैं, और लास्ट में जिस पूरे के पूरे जब क्लोज आएंगे और फिर उसके बाद कट ऑफ हो जाएंगे लेक्स, कट ऑफ हो जाएंगे रिवर से और फिर अपना अलग से लेक बनाएंगे, ठीक है। तो उसे ही हम ऑक्सबो लेक कहेंगे। तो ऑक्सबो लेक मीएंडरिंग के बाद जो प्रोसेस है उसे हम ऑक्सबो लेक कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि वुलर लेक्स हो गई, वुलर लेक जो कि जम्मू कश्मीर में है, एंड अंचल लेक उसी के बगल में, तो ये झेलम रिवर की ऑक्सबो लेक्स हैं। ओके, इस तरीके से आप समझ गए होंगे वो सारी चीज़ें। अब देखिए फ्लड प्लेन्स किसे कहते हैं। देखिए जो वाटर है, जैसे कि वाटर अपने साथ इरोजनल सर्फेसिस इरोजनल एजेंट लेके आएगा, इरोजन्स करता रहेगा अर्थ सरफेस का, और इस तरीके से ये पूरे प्लेन्स पे क्या करेगा, उन इरोजन्स को क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, और उन जो डिपोजिशन हो रहा है सेडिमेंट्स का उस पर्टिकुलर फ्लैट प्लेन पे, उन्हें ही हम कहेंगे फ्लड प्लेन। ओके, जो कि बहुत ही फर्टाइल्स होते हैं। ओके, और जो रेज्ड बैंक होते हैं उस पर्टिकुलर प्लेन्स के, उन्हें हम लीप्स कहते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये डायग्राम है। ओके, ये रिवर है, ठीक है, कमिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। ओके, रिवर है, ये रिवर का बैंक है, रिवर के बैंक पे डिपोजिशन हो रहा है, इसलिए जो ये है थोड़ा सा हाइटेंड हो गया और इसको ही हम क्या कह रहे हैं, लीप्स कह रहे हैं। ओके, और जो ये फ्लैट सरफेस है, जब ये वाटर टॉपल होगा और यहाँ फैलेगा तो इसके जो इरोजन्स पार्ट इरोजन करेगा और यहाँ पे डिपॉजिट करेगा सेडिमेंट्स को, तो ये क्या बनेंगे, फ्लड प्लेन्स बन जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मैंने ये चीज़ें समझाई है। ओके, तो ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं, ये मेंडर्स हैं, ये ऑक्सबो लेक्स हैं और ये लीप्स हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम डेल्टास की बात करेंगे। डेल्टा किसे कहते हैं। देखिए जब जो हमारी रिवर होती है वो रिवर क्या होती है, माउंटेन्स से आ रही है, प्लेन्स से आ रही है, फॉर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस क्या करती है, ट्रैवल करती है, तो ये बहुत सारे इरोजन पार्टिकल या सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती है। ओके, तो जब डिस्टेंस को कवर करती रहती है तो इतने ज़्यादा सेडिमेंट हो जाती है कि ये धीरे धीरे डिपॉजिट करती रहती है और लास्ट में इतना ज़्यादा डिपॉजिट करेगी कि उसके बाद जो रिवर की जो मूवमेंट है वो उतना ज़्यादा हो नहीं पाएगी। तो बहुत सारा डिपोजिशन इसके माउथ पे, जब रिवर ओशन से मिलती है और तो जो रिवर ओशन से जहाँ पे मिल रही तो उसका वो माउथ हो गया, तो उस माउथ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिपोजिशन क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाता है। तो उस बहुत सारे डिपोजिशन को ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। देखिए द रिवर बिकम सो स्लो डैट इट बिकन टू डिपोजिट इट्स लोड and the is distributed from its mouth the collection of sediment। देखिए यहाँ पे लिखा है the collection of sediment from all the mouth form a delta, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो रिवर की माउथ पे जितना भी सेडिमेंट इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेल्टाज कहते हैं। ओके, अब देखिए आप सी वेव्स किस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे सी वेव्स किस तरीके से वर्क करते हैं देखेंगे। सी वेव्स किस तरीके से वर्क करते हैं मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको बता देता हूँ, पीछे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जब सी वेव्स किसी रॉक पे, ये रॉक है यहाँ पे, किसी रॉक पे कंटिन्यूस इफेक्ट डालेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो पहले सबसे पहले केप बनेगी। ओके, फिर उसके बाद कंटिन्यूस और ज़्यादा क्या करेगी, स्ट्राइक करती रहेगी। तो ये जो पार्ट ये सिर्फ रूप टॉप दिखेगा आपको, सिर्फ रूप दिखेगा। ओके, जिसे कि हम सी आर कहेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यूस करती जाएगी, तो ये जो पूरा अलग पार्ट है ये अलग हो जाएगा,
ठीक है, जिससे कि हम स्टेक कहेंगे। ओके, अब पढ़ते हैं हम इनकी डेफिनेशन को। ओके, तो देखिए, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव गेव राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म सी वेव्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रैक डेवलप होते हैं उस पर्टिकुलर रॉक पे, ठीक है, और टाइम के साथ साथ ये क्रैक लार्ज होते जाते हैं, ठीक है, हॉलो लाइक केप्स बनाते हैं, ठीक है, जिन्हें कि हम सी केप्स कहते हैं। उसके बाद फिर कैविटीज़, जो कैविटी है ये सी केप कहेंगे। कैविटी मतलब जहाँ पे खोखलापन है वो बिगर बिगर होता जाता है, और ओनली रूफ ऑफ द केप रिमेन। तो जो रूफ ऑफ द केप मतलब ये मान लीजिए ये रूफ है, सिर्फ ये रूफ दिख रही है ना, ये रूफ है, ठीक है, तो ये रूफ सिर्फ रिमेन रहते हैं, जैसे कि हम सी आर्क कहते हैं। फिर इरोजन ब्रेक द रूफ, रूफ को भी ब्रेक कर लेते हैं और सिर्फ वॉल लेफ्ट हो जाती है, जिसे कि हम स्टेक कहते हैं। और सी क्लिप कैसे कहते हैं, जो ये स्टेक है जब इसकी साइड बिल्कुल स्टीप हो जाती है हम तो इन्हें सी क्लिप्स कहते हैं, क्लिफ कहते हैं। ओके, और इस तरीके से जैसे कि सी वेव डिपॉजिट करती है सेडिमेंट को शोर के अलोंग, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बीच कहेंगे। तो इस तरीके से ये लैंड फॉर्म्स थे जो कि सी वेव्स के कारण होते हैं। नाउ हम आइस का देखेंगे किस तरीके से वो आइस वर्क करती है, ठीक है। जो ग्लेशियर्स होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि रिवर ऑफ आइस है, ठीक है, जो क्या करते हैं, इरोड करते हैं लैंडस्केप को, ठीक है, और फ्लैटन करते हैं सॉयल को, स्टोन को, ठीक है, और एक्सपोज करते हैं जो उनके नीचे की जो लैंड होती है। और कभी कभी ये जो हॉलो, जो डीप हॉलो को क्या करते हैं, कार्व आउट करते हैं, और उसमें क्या जाता है, वाटर बन जाता है। इस तरीके से वहाँ पे हमें बहुत सारी ब्यूटीफुल लेक्स दिखती हैं, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि जो आइस मेल्ट हो जाती है वो फील्ड हो आइस मेल्ट होगी, जब इस मैंने कहा आपको जो आइस मेल्ट होगी और इस पर्टिकुलर हॉलो सरफेस में आएगी, तो इस तरीके से ब्यूटीफुल क्या बन जाएगी, लेक्स बन जाएगी माउंटेन्स में। ओके, अब ग्लेशियल मोरेंस किसे कहते हैं, ग्लेशियर मोरेंस कुछ नहीं है, जो मटेरियल कैरीड बाई होता है किसके द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, और ये डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस डिपोजिशन को ही हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर मोरेंस कहते हैं। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए कि ये ग्लेशियर है और ग्लेशियर क्या कर रहा है, इरोड करता है बहुत सारे सेडिमेंट्स पार्टिकल्स को, ठीक है, स्मॉल सैंड्स एंड सीड्स को डिपॉजिट कर रहा है फिर फ्लैट प्लेन्स पे, तो इसको हम कहेंगे ग्लेशियल मोरेंस। ओके, तो आपको अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लेशियल मोरेंस किससे एसोसिएट है, तो आप कह सकते हैं इरोजन ऑफ द ग्लेशियर से। ओके, सो नाउ विंड की बात करेंगे कि विंड कैसा एजेंट है और ये विंड से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। तो देखिए जो विंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव एजेंट है इरोजन का एंड डिपोजिशन का। कहाँ, डेजर्ट में। देखिए विंड में जो डेजर्ट है, डेजर्ट में विंड के कारण ही बहुत सारे लैंड फॉर्म बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मशरूम रॉक की बात कही गई है कि किस तरीके से यहाँ पे मशरूम रॉक बनती है। देखिए डेजर्ट में क्या होता है कि आपने मशरूम की तरह का कोई शेप का कोई रॉक देखा होगा, ठीक है, तो ये किस तरीके से बनती है। देखिए कोई रॉक है इस तरीके से, कोई रॉक है ये इस तरीके से, ये रॉक है। अब इस पर कंटिन्यूसली विंड का इफेक्ट पड़ा, विंड का इफेक्ट पड़ा, विंड का इफेक्ट पड़ा, तो जो ये रॉक है इसने मशरूम का शेप ले लिया कुछ इस तरीके से। ओके, ये विंड है। अब ये देखिए कि आपने देखा होगा ये ऊपर तो वाइडर है और नीचे स्टीप है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो विंड है, विंड ज़्यादा एक्टिव होता है इसकी लोअर पोर्शन पे एज कम्पेयर टू अपर पोजीशन पे। तो विंड का ज़्यादा असर जहाँ होगा वो वहाँ ज़्यादा इरोड करेगा। तो इस तरीके से इसलिए इसका जो शेप है वो इस तरीके से हो जाता है और हम इसको कहते हैं मशरूम रॉक कहते हैं। ओके, द ग्रेन एंड सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैरी इट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, व्हेन सच सैंड इज डिपोजिटेड इन लार्ज एरिया इट इज़ कॉल्ड लोस। ठीक है, लोइस। अब देखिए क्या होता है कि पहले लोइस से पहले मैं आपको यहाँ पे सैंड ड्यून बता देना चाहता हूँ कि सैंड ड्यून किसे कहते हैं। अब देखिए जो विंड है, विंड क्या करती है, ब्लो होती रहती है, उसके बाद ये लिफ्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, जो सैंड्स होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जब विंड स्टॉप हो जाती है तो जो अपने साथ जो विंड है जो सैंड को लेके आई है वो क्या करती है, फॉल कर देती है और ये एक जगह पे डिपोजिटेड हो जाते हैं या लो हिल्स पे डिपोजिट हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी जो सैंड है वो इकट्ठा हो जाती है एक जगह पे या लो हिल्स पे, तो उसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। ओके, अब मान लीजिए कि जो सैंड पार्टिकल्स है वो इतने ज़्यादा फाइन है, इतना ज़्यादा फाइन है कि जो ग्रेन्स है, जो विंड है उसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकती है, वो ट्रैवल करवा सकती है। तो इस तरीके से जो फाइन पार्टिकल्स हैं उसको जब विंड बहुत
दूर तक ट्रेवल करवा रही है और उस तरीके से वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब विंड स्टॉप हो जाएगी तो जो फाइन फाइन सैंड है वो बहुत बड़े एरिया में क्या हो जाएगी, डिपोजिटेड हो जाएगी। तो ऐसे लार्ज एरियाज़ को हम कहते हैं लुइस कहते हैं। ओके, लुइस। और जो ये लुइस हैं ये चाइना में बेसिकली हमें मिलते हैं। ओके, तो ये देखिएगा ये इस तरीके से होते हैं लुइस। ये बहुत सारे ये तो सैंड ड्यून्स हैं। ओके, और ये सैंड ड्यून्स जैसे कि अगर छोटे पार्टिकल्स हैं हमारे सैंड्स के और बहुत ज़्यादा डिपोजिटेड है किसी भी बड़े एरियाज़ में तो उसे हम कहेंगे लुइस। ठीक है, तो ये बेसिक